डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने नॉरिश टाइप फर्स्ट प्रोसेस जो है स्टार्ट किया था, मतलब उससे भी पहले से। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि सैचुरेटेड, हम बात कर रहे थे सैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन्स की। तो लास्ट वीडियो में हमने साइक्लोहेक्सेनोन्स को डिस्कस किया था। आज हम साइक्लोपेंटेनोन्स और साइक्लोब्यूटेनोन्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले साइक्लोपेंटेनोन्स में क्या होगा। तो साइक्लोपेंटेनोन ऑल्सो डीकार्बोनिलेट्स ऑन इरेडिएशन इन द गैस फेज। तो ये तो हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर ही रहे थे कि गैस फेज जब भी कभी होगी, गैस फेज में अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं नॉरिश टाइप फर्स्ट प्रोसेस, मतलब तो वहां पर तो हमेशा ही डीकार्बोनिलेशन होगा। तो चाहे हम साइक्लोहेक्सेनोन ले लें और चाहे हम साइक्लोपेंटेनोन्स ले लें। तो इन दिस केस ऑल्सो अ टू स्टेप प्रोसेस इज इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है, एक टू स्टेप प्रोसेस और होता है, गिविंग गिविंग अ बाइरेडिकल विच डीकार्बोनिलेट्स टू अनदर बाइरेडिकल। यानी यहाँ पर एक बायोरेडिकल मिल जाएगा और फिर उसके अलावा उसके बाद डीकार्बोनेशन के बाद फिर से बायोरेडिकल बनेगा, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में भी देखा था। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, विच आइदर फ्रेगमेंट टू इथाइलिन और अंडरगोज बॉन्ड फॉर्मेशन टू साइक्लोब्यूटेन। फिशन टू इथाइलिन इज मच मोर एफिशिएंट इन कंपैरिजन टू साइक्लोब्यूटेन। ये ब्यूटीन नहीं है बेटा, ये ब्यूटेन है, गलती से लिख दिया ये। साइक्लोब्यूटेन फॉर्मेशन देखो, अब कुल मिलाकर यहाँ पर ये हमारा साइक्लोपेंटेनोन है। 5 मेंबर्ड रिंग पर अगर डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे साइक्लोपेंटेनोन्स कहलाते हैं। ठीक, अब हमने लाइट डाली, गैस फेज ले रखी है, तो क्या होगा, सबसे पहले अल्फा क्लीवेज होगा। तो अल्फा क्लीवेज के लिए या तो आप यहाँ से बॉन्ड क्लीव करा लीजिए या फिर यहाँ से बॉन्ड, क्योंकि हमारा ये सिमेट्रिकल कीटोन है। जब सिमेट्रिकल कीटोन होता है तो आप कहीं से भी बॉन्ड को क्लीव करा सकते हैं। तो सपोज हमने इधर से बॉन्ड को क्लीव कराया, जब ये बॉन्ड क्लीव होगा तो ये किस तरह से क्लीव होगा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, मतलब होमोलिटिक फिशन होगा, जैसे हम अभी तक करते भी आए हैं। ये इस तरह से दिखाएंगे आप और ये ऐसे दिखाएंगे। तो बॉन्ड क्लीव हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन पर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट तो ये हमारा क्या बनेगा, एक एसाइल एल्काइल रेडिकल बन गया है। ठीक है, अब इसमें भी क्योंकि हमने गैस फेज ले रखी है तो डीकार्बोनिलेशन तो होना ही है, तो अब की बार ये वाला बॉन्ड भी क्लीव करेगा। यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि इन दिस केस ऑल्सो अ टू स्टेप प्रोसेस, इसमें भी हमारे दही टू स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले एक बाई रेडिकल होता है, फिर उसमें से डीकार्बोनिलेशन होगा जिससे एक अनदर बाई रेडिकल हमें मिल जाएगा। तो ये एक एसाइल एल्काइल बाई रेडिकल मिला। ठीक है, और फिर यहाँ से इसमें से जब ये सीओ निकल जाएगा, देखो जब ये हम क्लीव कराएंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो बस ये हमारे पास एक और बाई रेडिकल बन जाएगा। अब इसमें यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम था। उसके बाद क्या हो सकता है, साइक्लाइजेशन हो सकता है। भाई ये दोनों रेडिकल आपस में बॉन्ड बना बना सकते हैं तो साइक्लोब्यूटेन बन सकता है। ऐसा ही हम साइक्लो हेक्सेनोन के केस में भी कर रहे थे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है। ये जो हमारा बाई रेडिकल बना था इसका फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। अब वो फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में ये बीटा क्लीवेज कहलाता है। देखो ये रेडिकल है हमारा, रेडिकल से ये बॉन्ड हमारा अल्फा बॉन्ड और ये बॉन्ड हमारा बीटा बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, तो ये बीटा क्लीवेज होगा, यानी बीटा बॉन्ड जो है यहाँ पर टूटेगा। यानी यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हम दिखा रहे हैं। तो ये बीटा बॉन्ड कैसे टूट सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो उससे क्या होगा, ये बॉन्ड अब बीच में नहीं रहेगा। तो किस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा, यहाँ पर एक रेडिकल तो है ही ऑलरेडी और एक रेडिकल इससे आया। फिर ये वाला इधर की साइड अगर हम दिखा देंगे, एक रेडिकल यहाँ आया और एक रेडिकल, तो फिर ये दोनों रेडिकल आपस में मिल जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इथाइलिन हमारी फॉर्म हो जाएगी। एक बार चाहे तो आप फिर से देख लीजिए, ये था ना, इस तरह से था। भाई ये इस तरह से मैंने इसको क्लीवेज करके दिखाया है। तो ये बॉन्ड तो अब नहीं रहेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बस ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो इससे इथाइलिन यहाँ पर फॉर्म होगी। तो यहाँ पर एक ये नई चीज आई है, ये हमारा कहलाता है यहाँ पर कि इसका ये बीटा क्लीवेज होगा। ठीक है, तो रिंग स्ट्रक्चर का बना, अब ये 4 मेंबर्ड रिंग बनी है। ये यहाँ पर लास्ट लाइन लिखी हुई है कि फिशन टू इथाइलिन इज मच मोर एफिशिएंट इन कंपैरिजन टू साइक्लोब्यूटेन फॉर्मेशन। साइक्लोब्यूटेन एक 4 मेंबर्ड रिंग है, तो काफी स्ट्रेन्ड सिस्टम है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं एज अ माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ज्यादातर जो हमारा बनता है वो इथाइली स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा जो बीटा क्लीवेज था ये चेंज है थोड़ा सा साइक्लोहेक्सेनोन के कंपैरिजन में। साइक्लोहेक्सेनोन में क्या होता था, साइक्लोहेक्सेनोन में
वहां पर हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन कराकर एक एल्कीन बना रहे थे, ठीक है। तो साइक्लाइजेशन था वहां पर, और दूसरा हो सकता था हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन। बस यहाँ पर क्या है, दूसरा स्टेप यहाँ पर बीटा क्लीवेज है, बस ये चीज दोनों में डिफरेंस है, साइक्लोपेंटेनॉन और साइक्लोहेक्सेनॉन में, ठीक है। अच्छा, अब इसी रिएक्शन को, ये तो गैस फेज में हमने दिखा दी, मान लो यही रिएक्शन हमारी होती किसमें, सोल्यूशन फेज में। अगर ये सोल्यूशन फेज में थी तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही बनता। अब इसके बाद हमें रेडिकल्स की जो थी स्टेबिलिटी चेक करनी थी। तो आप देख रहे हैं जो इधर की साइड ये रेडिकल बना है, ये प्राइमरी रेडिकल है। अगर हमारा रेडिकल स्टेबल नहीं बनेगा सोल्यूशन फेज में, आपको हमेशा डीकार्बोनिलेशन के लिए देखना है कि क्या हमारा रेडिकल्स जो बन रहे हैं वो स्टेबल बन रहे हैं कि नहीं। अगर स्टेबल रेडिकल बन रहे हैं तो फिर डीकार्बोनिलेशन होगा, लेकिन अगर स्टेबल रेडिकल नहीं बन रहे हैं तो फिर वही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होगा और एल्काइल टू एसाइल होगा। एल्काइल टू एसाइल का मतलब ये हुआ, ये एल्काइल रेडिकल है और यहाँ पर ये एसाइल रेडिकल है। तो ये वाला H जो है यहाँ से निकलेगा, इस तरह से क्लीव होगा, ये H डॉट जो है यहाँ चला जाएगा और इस डॉट से मिल जाएगा, यानी यहाँ पर H बन जाएगा और यहाँ पर एक रेडिकल, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेंगे, जैसा कि साइक्लोहेक्सेनोन के केस में बन रहे थे। अगर हमारा जो ये शुरुआत में जो हमारे एसाइल एल्काइल रेडिकल है, उसमें हमें एल्काइल रेडिकल की स्टेबिलिटी को देखना है कि अगर वो ज्यादा स्टेबल नहीं बना तो फिर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन कराना है एल्काइल टू एसाइल, ठीक है। एल्काइल से हाइड्रोजन निकलेगा और एसाइल की तरफ जाएगा, जिससे अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगी। सेम वही प्रोसेस जैसा हमने साइक्लोहेक्सेनोन में किया था, ठीक है। गैस फेज तो सोल्यूशन फेज में ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेंगे। तो अगर हमने यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करा दी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता था, जैसा वही साइक्लोहेक्सेनोन में भी वही हुआ जो हम यहाँ दिखाने जा रहे हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हमेशा कीटीन बनेगी, यानी क्या होगा, अब की बार एसाइल टू एल्काइल हाइड्रोजन का एब्स्ट्रक्शन होगा। यहाँ पर एक एच सी डबल बॉन्ड हो, ये एच है यहाँ पर, ये वाला एच यहाँ से क्लीव करेगा तो यहाँ पर एक रेडिकल जाएगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड, और ये एच जो है यहाँ जाकर जुड़ जाएगा, ये वाला एच जो है यहाँ जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कीटीन बनेगी और कीटीन फिर आरओएच से, यानी कि जो भी हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उससे रिएक्ट करेगी। अगर हमने आरओएच ले रखा है यानी अल्कोहल ले रखा है तो एस्टर बन जाएंगे फाइनली, ठीक है। तो इसमें कीटीन बनती है अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन कराते हैं। तो ये चीज और ये भी सेम वही होगा जो साइक्लोहेक्सेनोन था। तो जो साइक्लोहेक्सेनोन में हुआ वही साइक्लोपेंटेनोन में हुआ, चाहे हम गैस फेज ले लें, चाहे सोल्यूशन, चाहे हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लें। बस गैस फेज में इतना चेंज हुआ है कि वहां पर ये तो साइक्लाइजेशन तो वहां था, लेकिन वहां पर ये बीटा क्लीवेज नहीं था। तो यहाँ साइक्लोपेंटेनोन में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ हमें बीटा क्लीवेज कराना है। साइक्लोहेक्सेनोन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन हुआ था, मतलब जैसे कि अगर इसी के केस में सपोज मैं ये उससे बनता साइक्लोहेक्सेनोन से, तो यहाँ पर एक एच होता, ये एच यहाँ से क्लीव करता, ये एच जाता इधर की साइड और यहाँ पर एक एल्कीन टाइप स्ट्रक्चर बन जाता, ठीक है। तो इस टाइप का वहां पर हुआ था। तो ये तीनों केसेस थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए साइक्लोपेंटेनोन के केस में। अब देख लेते हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स, जैसे इन सोल्यूशन द लॉस ऑफ CO फ्रॉम साइक्लोपेंटेनोन इज अ मेजर पाथ ओनली व्हेन द रेडिकल सेंटर्स फॉर्म्ड आर स्टेबलाइज्ड बाय एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, डबल बॉन्ड और साइक्लोप्रोपाइल रिंग। तो हमें यहाँ पर ये क्या बता रखा है कि जैसे सपोज ये हमने एक एग्जांपल लिया, अब ये सोल्यूशन फेज में है, तो हमें तो डीकार्बोनिलेशन, मतलब सॉरी, हमें क्या सबसे पहले अल्फा क्लीवेज कराना है। अब आप देख रहे हैं, चाहे तो अल्फा क्लीवेज यहाँ से कराएं चाहे हम यहाँ से कराएं, ये सिमेट्रिकल है, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो हमने कोई भी एक बॉन्ड, जैसे सपोज हमने ये वाला बॉन्ड जो है क्लीव करा के दिखा दिया, तो इससे क्या होगा, एक रेडिकल यहाँ जाएगा और एक रेडिकल यहाँ जाएगा, ठीक। अब आप देख रहे हैं ये वाला जो रेडिकल बना है ये हमारा एक टर्शरी रेडिकल बना है, ठीक है ना। ये रेडिकल से इधर भी एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है। तो टर्शरी रेडिकल तो बहुत स्टेबल होते हैं, तो जब ये स्टेबल रेडिकल बना है तो इसका मतलब सोल्यूशन फेज में अब हम डीकार्बोनिलेशन कराएंगे, यानी नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड भी क्लीव करेगा। जब ये वाला बॉन्ड करेगा तो यहाँ से CO तो निकल जाएगी और हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो जब ये स्ट्रक्चर आया तो अब इसमें यहाँ पर हम दो पॉसिबिलिटीज दिखाएंगे कि एक तो यहाँ बीटा क्लीवेज दिखा रहे थे हम अभी, तो वो बीटा क्लीवेज कैसे होगा, इस बॉन्ड से ये, मतलब इस इलेक्ट्रॉन से या इस इलेक्ट्रॉन से, ये पहला बॉन्ड होता है अल्फा और ये बॉन्ड है हमारा बीटा। तो जो डबल बॉन्ड दिखा रखा है ना ये बीटा है, और इसमें से एक बॉन्ड जो है हम क्लीव कराएंगे। तो कौन सा बॉन्ड क्लीव होगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड जो होता है वही क्लीव हो सकता है क्योंकि वही वीक बॉन्ड है यहाँ,
और ये क्लीव हो जाएगा। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से हटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ से ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसा आएगा। तो ये आया आपका बीटा क्लीवेज से। ठीक है, स्टेबल रेडिकल के बाद डीकार्बोनिलेशन जरूर कराना है और उसके बाद आपको एक जगह बीटा क्लीवेज और दूसरे पोर्शन में क्या हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन। तो हमें क्या करना था, जहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन में क्या करते थे, रेडिकल का जो नेक्स्ट कार्बन है वहां से हमें एक H को निकालना है। देखो यहाँ पर CH3 ग्रुप है, यहाँ भी CH3 ग्रुप है, ये भी CH3 है और ये भी सी, तो आप कहीं से भी एक है, चाहे तो आप ऊपर वाले रेडिकल से ले लीजिए चाहे आप नीचे वाले रेडिकल से। तो इस रेड सपोज हमने ये रेडिकल लिया, इससे नेक्स्ट कार्बन है ये, यहाँ से एक H जो है निकल जाएगा। तो देखो ये स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये ऐसे है, ऐसे ये ऐसे और यहाँ पर, ठीक है। और इससे इस कार्बन से हमारे 3 H जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ये कैसे क्लीव करें, इस तरह से क्लीव करें। ठीक है, ये H डॉट यहाँ से अलग हो गया, कार्बन के ऊपर एक रेडिकल आ जाएगा, तो ये वाला रेडिकल और ये रेडिकल दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है ही पहले से यहाँ पर। ठीक, और जो वो H निकलेगा वो कहाँ जाएगा, वो ऊपर वाले इससे जाकर मिल जाएगा। तो वो H हमने यहाँ जाकर जोड़ दी, यहाँ पर एक H जुड़ा हुआ है, तो वो H कहाँ से निकला है, वो H इस वाला, ये वाला H जो है वो यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पर, तो ये हो गया है हमारा हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, जो हमने शुरू में दिखाया था, साइक्लाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन साइक्लाइजेशन फिर वही है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज सिस्टम बनेगा, दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, तो बहुत ही माइनर प्रोडक्ट बनेगा ये, तो इसलिए हम उसको नहीं दिखा भी रहे हैं। तो मेन जो इसमें होगा, या तो बीटा क्लीवेज हो सकता है या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ था यहाँ पर कि इज ये सोल्यूशन में लॉस ऑफ सीओ मेजर पाथ कब होगा, ओनली व्हेन द रेडिकल सेंटर्स आर फॉर्म्ड, रेडिकल सेंटर्स फॉर्म्ड आर स्टेबलाइज्ड बाय एल्काइल सब्स्टिट्यूशन। देखो रेडिकल सेंटर पर, क्योंकि यहाँ हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूशन हो रखा है, इस सेंस में हमने इसको बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो एल्काइल सब्स्टिट्यूशन हो या कोई डबल बॉन्ड हो या साइक्लोप्रोपाइल रिंग हो, ये सब पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि डीकार्बोनेशन हमें कराना ही कराना पड़ेगा। देखो एक एग्जांपल हम साइक्लोप्रोपाइल रिंग का और देख लेते हैं, क्योंकि फिर से ये सोल्यूशन फॉर्म है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, या तो क्लीवेज हम, मैं इसको ए पाथ लिख देती हूँ और इसको मैं बी पाथ लिख देती हूँ। ठीक है, या तो क्लीवेज बी वाला बॉन्ड टूटेगा या फिर ए वाला बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड हमें तोड़ना है, हमें वो बॉन्ड तोड़ना होगा जहां से कि ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हमें दिख रहा हो, हमें हमेशा मोर स्टेबल रेडिकल बनाना होता है। तो अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ दूंगी तो यहाँ पर एक रेडिकल आ जाएगा, तो ये एक एल प्राइमरी रेडिकल बनेगा। लेकिन अगर मैं बी वाला बॉन्ड क्लीव कराऊंगी तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। जब ये स्ट्रक्चर आ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, एक सेकेंडरी रेडिकल बन रहा है। तो सेकेंडरी रेडिकल प्राइमरी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि सी डबल बॉन्ड ओ से नेक्स्ट कार्बन पर अगर कहीं पर सब्स्टिट्यूशन है तो हमें वो बॉन्ड को क्लीव कराना होगा। ठीक है, हमने क्लीव कराया। अब क्या है, हमें ये देखना था, भाई अब देख रहे हैं हम कि ये तो सेकेंडरी रेडिकल है। सेकेंडरी रेडिकल मतलब ठीक है प्राइमरी के कंपैरिजन ज्यादा स्टेबल है, लेकिन अपने आप में उतना स्टेबल नहीं माना जाता। तो हम ये सोच सकते थे कि सोल्यूशन फॉर्म है और क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल रेडिकल हमें नहीं मिल रहा है, तो हम इसमें डीकार्बोनिलेशन नहीं कराएंगे। लेकिन एक्चुअल में ये सेकेंडरी रेडिकल तो नहीं है, ये है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल रेडिकल। देखो ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग दिख रही है और साइक्लोप्रोपाइल रिंग से आगे एक कार्बन पर ये रेडिकल बना हुआ है, यानी कुछ स्ट्रक्चर जो है ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे, और यहाँ पर है रेडिकल, तो ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल रेडिकल है। और ये रेडिकल बहुत 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 ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ एक एसाइल रेडिकल बन रहा है और एक साइक्लोप्रोपाइल, इसको सेकेंडरी रेडिकल नहीं समझिएगा क्योंकि ये एक साइक्लोप्रोपेन रिंग से जुड़ा हुआ है। तो जब भी कभी साइक्लोप्रोपेन रिंग से जुड़ा हुआ कोई रेडिकल आपको दिखाई दे तो वो रेडिकल तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर वो स्टेबल है तो इसका मतलब डीकार्बोनिलेशन होगा। अभी कैसे स्टेबल है वो भी मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या होता है, आप इसको किस तरह से समझ सकते हैं, देखो ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग होती है इसमें आपको पता होगा जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं ये बनाना बॉन्ड होते हैं एक्चुअल में। तो ये इस तरह से बने हुए होते हैं, कुछ ये इस तरह से बना हुआ होगा, ये ऐसे बना हुआ होगा और ये ऐसे बना। ठीक है, और यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा, जो रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन है वो हमने दिखा रखा है। तो यहाँ पर जो ये सिग्मा ऑर्बिटल है और ये जो पी ऑर्बिटल है इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाता है, जिससे ये साइक्लोप्रोपाइल रेडिकल हमारा स्टेबलाइज हो जाता है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ये मैंने बनाया ऐसे,
और यहाँ मैंने दिखा दिया एक रेडिकल। देखो इस बॉन्ड को अगर मैं ऐसे क्लीव करा दूं तो इससे क्या होगा, ये ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेडिकल आएगा वो इस वाले रेडिकल का डबल बॉन्ड बना लेगा और ये रेडिकल जो है यहाँ पहुंच जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बॉन्ड क्लीव करा दीजिए आप। जब ये बॉन्ड क्लीव कराएंगे तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यानी दोनों ही केसेस में क्या है, ये जो रेडिकल था ये आपका डीलोकलाइज हो गया, एक बार यहाँ चला गया और एक बार यहाँ चला गया, तो डीलोकलाइजेशन हो पा रहा है, इसलिए मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिल रही है। जैसे पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है, ऐसे हमारा रेडिकल जो है डीलोकलाइज हो रहा है, तो स्टेबिलिटी आ रही है। तो इसलिए साइक्लोप्रोपाइल रेडिकल जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल रेडिकल जो है वो ज्यादा स्टेबल माना जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है इस स्टेप में अब डी कार्बोनिलेशन होगा। डी कार्बोनिलेशन के लिए हम ये वाला बॉन्ड भी क्लीव करा देंगे, तो इससे यहाँ पर एक रेडिकल और आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये रेडिकल, और दोनों ही रेडिकल हमारे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल रेडिकल है, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि बोथ रेडिकल्स आर कॉन्जुगेटेड बाय साइक्लोप्रोपाइल रिंग। दोनों जो है कॉन्जुगेशन में है साइक्लोप्रोपाइल रिंग के साथ। कॉन्जुगेशन में कैसे, देखो देखो, कॉन्जुगेशन का मतलब हम नॉर्मली क्या करते थे, डबल बॉन्ड, अरे बाप रे, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, एक रेडिकल फिर सिंगल बॉन्ड और फिर हमारी ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग, फिर ऐसे ही ये रेडिकल फिर ये सिंगल बॉन्ड और साइक्लोप्रोपाइल रिंग। तो ये कॉन्जुगेशन में है इसका, तो वही जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि डीलोकलाइजेशन कॉन्जुगेशन होता है, तो डीलोकलाइजेशन बहुत इजीली हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो अब ये रेडिकल बना, अब यहाँ पर हम फिर से बीटा क्लीवेज दिखाएंगे, तो ये अल्फा बॉन्ड है और ये हमारा बीटा बॉन्ड है। तो इससे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो इससे एक रेडिकल यहाँ बनेगा और एक रेडिकल यहाँ बनेगा। ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से, और ये बॉन्ड यहाँ से हट जाए, ठीक। तो आप देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर नंबरिंग कर सकती हूँ, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो देख रहे हैं 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पर भी 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है। 5 पर एक हमारा इस तरह से एक स्ट्रक्चर जा रहा है, तो ये भी हमने यहाँ बना दिया है। तो ये स्ट्रक्चर मतलब सेम बीटा क्लीवेज यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो आप चाहे तो, पता नहीं मेरे पेन को कहाँ मुसीबत आई है, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा, यानी एल्कीन। जब भी कभी एल्कीन बनेगी तो बस हमें देखो यहाँ पर तो कोई चेंज हो, यहाँ पर भी एक एच है, ये भी एक एच है, तो इसको तो हम ट्रांस और सिस लिख ही नहीं सकते हैं। लेकिन ऊपर वाली एल्कीन को अगर हम देखें, यहाँ पर एक एच है और एक एच है यहाँ, तो ये वाला एच और ये एच दोनों एक दूसरे से ट्रांस पोजिशन पर है, तो इसलिए ये ट्रांस प्रोडक्ट बना। तो जब ट्रांस बन सकता है तो हमें सिस भी बना के दिखाना है, और सिस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले बॉन्ड को नीचे की साइड दिखाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, एक एच इधर और एक एच इधर, तो सिस प्रोडक्ट भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। बस ट्रांस हमारा एज मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो बनता ही है, क्योंकि ट्रांस में जो है स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। तो सिस प्रोडक्ट और ट्रांस हमें दोनों बना, जब भी कभी एल्कीन बनेगी तो सिस और ट्रांस हमें यहाँ पर दोनों दिखाने होंगे। इस तरह से हम दिखा सकते हैं सोल्यूशन फेज में। अगर कभी भी ऐसा हो कि ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग से रेडिकल आ रहा हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपका स्टेबल रेडिकल है, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, अल्फा क्लीवेज इज नॉट गिवन ओनली बाय साइक्लिक कीटोन। जरूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ साइक्लिक कीटोन देंगे, और साइक्लिक कंपाउंड जैसे कि लैक्टोन्स। लैक्टोन्स क्या होते हैं, साइक्लिक एस्टर्स। ये है ना, जिसमें ये जो कंपाउंड बना रखा है ये साइक्लिक एस्टर है, जिसमें एस्टर ग्रुप क्या होता है, ये सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर कुछ आर, या तो नॉर्मल एस्टर हो गया, ठीक है। इस आर की जगह अगर हम कोई रिंग जोड़ दें, ये पूरा रिंग से जुड़ जाए हमारा, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, वो साइक्लिक एस्टर कहलाते हैं, उनको हम लेक्टोन्स बोलते हैं। लेक्टम्स, लेक्टम्स क्या होता है, साइक्लिक एनहाइड्राइड। इस ओ की जगह अगर मैं एनएच कर दूं, तो ये साइक्लिक एनहाइड्राइड जो है, सॉरी, लेक्टम्स होते हैं हमारे, एनहाइड्राइड कहाँ से याद आ रहे हैं मुझे, साइक्लिक एमाइड, गलती से बोला बेटा, ये साइक्लिक एमाइड होते हैं जो हमारे लेक्टम्स होते हैं। तो ओ की जगह अगर एनएच कर देंगे तो सी डबल बॉन्ड ओ एनएच ग्रुप एमाइड ग्रुप होता है, तो इसलिए हम इसको लेक्टम बोलेंगे। साइक्लिक एनहाइड्राइड, साइक्लिक एनहाइड्राइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो ऑक्सीजन है ही, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड ओ और लगा दो, यानी ये सक्सीनिक एनहाइड्राइड बन गया, जहां पर एनहाइड्राइड ग्रुप जो है साइकिल रिंग में प्रेजेंट हो, तब हम उसको साइक्लिक एनहाइड्राइड बोल देते हैं। तो ये सारे कंपाउंड्स जो हैं, ये अल्फा, ये जो है नॉरिश टाइप सेकेंड रिएक्शन देंगे,
और अल्फा क्लीवेज होगा इसमें, फिर वही बाई रेडिकल स्पीशीज बनेगी, गैस फेज हो या सोल्यूशन फेज हो, कुछ भी हो। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया है लेक्टोन्स का। लेक्टम्स भी और साइक्लिक एनहाइड्राइड सब में यही सेम केस होगा, बस आपको सिर्फ एनहाइड लेक्टोन्स वाला मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो क्या हुआ, क्लीवेज पूरा। अब अल्फा क्लीवेज है, ये भी अल्फा बॉन्ड है, ये भी अल्फा बॉन्ड है, तो ये भी टूट सकता है और ये भी टूट सकता है। हम दोनों पॉसिबिलिटी देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये वाले बॉन्ड को तोड़ा, यानी ये ए लिख देती हूँ, इसको बी, तो मैंने ये ए वाला पोर्शन तोड़ दिया। ठीक है, ए वाला पोर्शन तोड़ के हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर सिंपल सा क्या हुआ है, देखो यहाँ पर एक H था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक, यहाँ से ये H इस तरह से निकला, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बना, और ये H डॉट ने इस वाले डॉट के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये बना अनसैचुरेटेड फॉर्मेट। ठीक है, वही अनसैचुरेटेड जो एल्डिहाइड बन रहे थे वही हमारे यहाँ पर बन के आएंगे। ठीक, अगर क्लीवेज हमारा यहाँ पर दिखा रही बी फॉर्म, अगर मैं दिखा दूं कि बी वाला बॉन्ड जो है हमारा टूट रहा है, तो बी वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ से भी हम क्या कर रहे हैं, ये वाले, ये तो H यहाँ पर था ही, और अरे बाप रे, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर दो H है एक्चुअली। ठीक है, जब दोनों H हैं तो हमें क्या करना है, एक H को यहाँ से निकालना है, तो ये वाला H इस तरह से निकलेगा, यानी ये वाला H जाएगा इधर की साइड, ये जुड़ जाएगा इससे, और यहाँ आ जाएगा ये डबल बॉन्ड। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन से यहाँ पर देख रहे हैं आप, दो एल्डिहाइड ग्रुप आ गए, तो यहाँ बनेगा डाई एल्डिहाइड। तो दोनों ही आपको दिखाने होंगे, दोनों ही बॉन्ड तोड़कर आप दिखा सकते हैं, इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी बनेंगे और डाई एल्डिहाइड भी बनेंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे साइक्लिक कीटोन्स तो है ही जो बता दिया आपको, लेकिन लैक्टोन्स हो, लैक्टम्स हो या साइक्लिक एनहाइड्राइड हो, सेम यही रिएक्शन होगी। तो अगर आप लैक्टम्स ले लेंगे, बस इस ऑक्सीजन की जगह NH कर दीजिएगा। अगर आप साइक्लिक एनहाइड्राइड लेंगे तो ऑक्सीजन तो यहाँ रहेगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये रिएक्शन यहाँ दिखा सकते हैं। अब ये तो थी साइक्लोपेंटेनोन की बात। अब हम बात करेंगे नॉरिश टाइप फर्स्ट प्रोसेस गिवन बाय साइक्लोब्यूटेनॉन्स। साइक्लोब्यूटेनॉन में थोड़ा सा चेंज होता है, देख लेते हैं क्या होगा वो। साइक्लोब्यूटेनॉन आल्सो गिव्स अल्फा क्लीवेज, तो सभी में होना है। द एफिशिएंसी ऑफ अल्फा क्लीवेज रिएक्शन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन इज 10 टाइम्स मोर देन साइक्लोपेंटेनॉन ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन। अब ये तो पता ही है आप लोगों को, देखो ये साइक्लोहेक्सेनॉन है, ठीक है, और फिर हमने साइक्लोपेंटेनॉन के बारे में बात करी, और फिर अब हम साइक्लोब्यूटेनॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन तीनों में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्शन जो सबसे जल्दी अल्फा क्लीवेज होगा वो इसमें होगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेन सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर एंगल स्ट्रेन है और ये बहुत स्ट्रेन सिस्टम होता है, तो जल्दी से टूटना चाहिए, तो सबसे पहले इसमें होगा, नंबर सेकंड इस पे और लास्ट में इसमें। ठीक है, एंगल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ अल्फा क्लीवेज, तो उसी वजह से यहाँ पर जो है अल्फा क्लीवेज हो सकता है। तो photochemistry of alpha cleavage of cyclobutanol differs significantly from the photochemistry of alpha cleavage of other cyclic, हाँ थोड़ा सा चेंज है इसमें। अब वो क्या चेंज है वही हम देखेंगे। Unlike other ketones, cleavage occurs from S1। वहां पर साइक्लिक कीटोन्स के केस में क्या हो रहा था, वहां पर ट्रिपलेट स्टेट और सिंगलेट स्टेट, हम दोनों ही ट्रिपलेट स्टेट यूज कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हो रहा है ये सिंगलेट स्टेट से, एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ 1,4 एसाइल एल्काइल डाइरेडिकल। एसाइल एल्काइल डाइरेडिकल तो सभी में बनेगा, लेकिन उसके बाद देयर आर 3 फॉलोइंग डिफरेंट पाथवेज फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द डाइरेडिकल। देखो, हमने ले लिया H न्यू, तो ये हमारा किससे होता है, सिंगलेट स्टेट से। ठीक है, बाकी जो हमारे साइक्लिक कीटोन्स थे वो ट्रिपलेट स्टेट से हो रहे थे। ठीक, अब यहाँ पर अल्फा क्लीवेज तो होना ही, तो ये तो सिमेट्रिकल है, आप चाहे कहीं से भी करा दीजिए, सपोज हमने यहाँ से थोड़ा, तो ये 1,4 एसाइल एल्काइल डायरेडिकल ये तो बनना ही है। फिर डी कार्बोनिलेशन भी होना ही है, ये तो अभी तक हो ही रहा था, यहाँ पर डी कार्बोनिलेशन हो जाएगा क्योंकि गैस फेस हमने ले रखी है, तो ये डी कार्बोनिलेशन भी होगा। अब डी कार्बोनिलेशन के बाद साइक्लाइजेशन, तो साइक्लाइजेशन हमने यहाँ दिखा दिया, साइक्लाइजेशन में ये दोनों रेडिकल आपस में मिल जाएंगे, और साइक्लाइजेशन ना हो हुआ तो फिर क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन भी हम किस में पढ़ रहे थे, साइक्लोहेक्सेनोन में, और फिर हमने पढ़ा साइक्लोब्यूटेनॉन में। साइक्लोपेंटेनॉन में क्या हुआ था, वहां पर बीटा क्लीवेज हो रहा था। तो ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये वाला H है, ये यहाँ ब्रेक करेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये H जो है यहाँ जाकर जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये तो अभी तक हम जैसे अभी तक हो रहा है वही सब कर रहे हैं, जो हमने साइक्लोहेक्सेनोन में पढ़ा वही हम अब साइक्लोब्यूटेनॉन में पढ़ रहे हैं। चेंज कहाँ पर आ रहा है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। देखो, बाय यहाँ पर बीटा क्लीवेज की भी पॉसिबिलिटी है।
बाय सब्सिक्वेंट बीटा क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन एंड कीटीन। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ये थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी होती है सोल्यूशन केस में, क्योंकि देखो यहाँ पर रेडिकल जो है बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं बना। अगर ये होता गैस फेज, तो गैस फेज वाला तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। गैस फेज में तो यही पॉसिबिलिटी थी, ये आप गैस फेज समझ लीजिए इसको ना, यहाँ पर गैस लिख लेना। और यहाँ पर है सोल्यूशन फेज, ठीक है। सोल्यूशन फेज में हमने एसाइल एल्काइल रेडिकल से स्टार्ट किया है। कभी आप सोचो क्या ले रखा है, तो ये स्टार्टिंग हमने एसाइल एल्काइल रेडिकल से कर ली है। जैसे कि हमने ये वाला जो रेडिकल था ना, ये यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया है। तो एसाइल रेडिकल है, अब सपोज ये हमने सोल्यूशन फेज ले रखी है, तो अगर हमने सोल्यूशन फेज ले रखी है तो यहाँ पर बीटा क्लीवेज होगा। तो अल्फा बॉन्ड ये है, बीटा बॉन्ड ये है, तो ये क्लीव करेगा यहाँ से और ये बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो ये दोनों बनाएंगे तो ये तो इससे तो कीटीन बन जाएगी। और जब ये वो दोनों बॉन्ड बनेंगे तो यहाँ पर इथाइलिन बन जाएगी। तो इथाइलिन और कीटीन बनती है यहाँ पर बीटा क्लीवेज के थ्रू। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो थर्ड नंबर है, वो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम होता है अगर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया हुआ है तो साइक्लोब्यूटेनॉन के केस में ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है तो कोई कीटीन नहीं बनेगी, जैसा कि साइक्लोहेक्सेनोन और साइक्लोपेंटेनोन में बन रही थी। यहाँ पर क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन होता है। तो 1,4 एसाइल एल्काइल बाय रेडिकल कैन अंडरगो रिंग एक्सपेंशन बाय रीबॉन्डिंग टू ऑक्सीजन टू गिव ऑक्साकार्बीन। दिस कार्बीन कैन बी ट्रैप्ड बाय पोलर प्रोटिक न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट। द ओवरऑल रिएक्शन इज अ रिंग एक्सपेंशन। देखो अगर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया हुआ है तो क्या होगा, ये हमारा एसाइल एल्काइल रेडिकल है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, रिंग एक्सपैंड करेगी। तो जब डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा है, ठीक। ये ऑक्सीजन पर एक रेडिकल जाएगा और एक रेडिकल तो इस पर इलेक्ट्रॉन पहले से ही था और एक और इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के टूटने से आ गया। और ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो अब हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन हो गया, दूसरा ये हो गया, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो वही 1 नंबर अगर मैं ऐसे दूं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये हमारे पास ऑक्सा कार्बीन बन गई, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा कार्बन है, कार्बीन मतलब कार्बन दो बॉन्ड पर दिखाएं। कार्बीन क्या होती है, ये इस तरह से हम दिखाते हैं कार्बीन, ठीक। यहाँ पर एच एच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आगे, ठीक है। कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है। तो कार्बीन का स्ट्रक्चर ये होता है, कार्बीन कार्बन से दो बॉन्ड तो बने हुए होंगे और दो इलेक्ट्रॉन वहां पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कार्बीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास काउंट करूं तो कितने होंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो खाली 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे। दो इलेक्ट्रॉन ये हैं, दो इलेक्ट्रॉन ये और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एज एन इलेक्ट्रोफाइल ये काम कर रही है। और हमने रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो ले ही रखा है। तो अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। अब वो कैसे अटैक करेगा, देखो ये हमारा ROH है, तो ये बॉन्ड यहाँ पर फिर वही फ्री रेडिकल की तरह ब्रेक होगा। तो यहाँ पर RO डॉट बनेगा और एक H डॉट बनेगा। तो एक ये डॉट तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर सकता है, तो ये RO जुड़ जाएगा। और एक ये H डॉट इस वाले डॉट के साथ कंबाइन कर सकता है, तो H बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एसिटल जो है वो फॉर्म होके आते हैं। तो ये चीज ध्यान, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइक्लोब्यूटेनॉन की, कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कीटीन नहीं बनाती है, जबकि बल्कि रिंग एक्सपेंशन को शो करती है, ठीक है। तो ring expansion of unsymmetrical cyclobutanones is highly regioselective, which indicates the need for a more stable alkyl radical to attack the oxygen atom of the acyl radical. ये तो फिर हमने देखा हुआ भी है। सपोज हमारे पास ये एक कंपाउंड था, अब हमें इसमें अल्फा क्लीवेज कराना है। कहाँ से कराएंगे, जहां से भी जिस भी अल्फा बॉन्ड पर आपको सब्स्टिट्यूशन दिखाई दे, वो हमें यहाँ दिख रहा है ना, दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो सब जो जो अल्फा क्लीवेज होगा वो ये होगा, ये वाला बॉन्ड जो है क्लीव करेगा इस तरह से, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये पाथ जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे हमें यहाँ पर स्टेबल एक एल्काइल रेडिकल मिलकर आ रहा है। लेकिन अगर हमने ये वाला अल्फा बॉन्ड क्लीव करा दिया तो उससे क्या मिलेगा, ये वाले रेडिकल। तो ये इसीलिए यहाँ पर क्रॉस लगाया हुआ है कि ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर अनस्टेबल एल्काइल रेडिकल नहीं दिखाना है हमें। हमें दिखाना है रिंग एक्सपेंशन में हमेशा जब भी क्लीवेज होगा, रिंग एक्सपेंशन क्या, वैसे भी जब भी हम अल्फा क्लीवेज दिखा रहे हैं तो हम हमेशा वहीं से बॉन्ड को क्लीव करा रहे हैं जहां से वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट आ रही है, ठीक है। उसके बाद रिंग एक्सपेंशन होगा।
तो रिंग एक्सपेंशन में आपको सिर्फ इतना ये बॉन्ड तोड़ देना है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो हमारे पास फिर से ऑक्सा कार्बीन बनेगी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ही। तो ये आरओएच यानी ओ आर ग्रुप इस कार्बीन पर ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो वही दोनों पॉसिबिलिटी हमने यहाँ दिखा दी। ओ आर ने अगर ऊपर से अटैक किया तो फिर एच नीचे से अटैक करेगा। ओ आर अगर नीचे से अटैक कर रहा है तो एच ऊपर से अटैक करेगा। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट यहाँ पर पॉसिबल होते हैं। ठीक, ऐसे तो ये एग्जांपल था 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेनॉन का। अब अगर हमने ले रखा है 2,2,4,4 टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेनॉन, तो देखो इसमें दोनों ही साइड पे जो है मतलब सिमेट्रिकल कीटोन है, तो आप इसका क्लीवेज कहीं से भी दिखा सकते हैं। आप ये भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं, आप ये बॉन्ड भी तोड़ सकते हैं। सपोज हमने यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन गया, फिर वही रिंग एक्सपेंशन होगा, तो यहाँ पर रिंग एक्सपैंड करनी है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना है, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, गैसियस फेज होती तो नॉर्मल डीकार्बोनिलेशन करा देते आप। तो यहाँ पर रिंग एक्सपैंड करेगी, फिर वही इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो वही 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ बनेगी। और ये आरओएच इस वाले कार्बन जुड़ जाएगा। तो देखो जो ये वेवी बॉन्ड दिखा रखे हैं ना, ये जो बॉन्ड दिखा रखे हैं इसको हम वेवी बॉन्ड बोलते हैं। ये जो बॉन्ड है इसका मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन हमने क्लियर नहीं कर रखा। तो हमें यहाँ पर क्या है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो जैसे मैंने यहाँ दिखाया, या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी दिखा सकते हो। एक बार ओ आर को ऊपर से अटैक करके दिखा दो, एक बार ओ आर को नीचे से अटैक करके दिखा दो, दोनों ही स्ट्रक्चर को आपको बनाना है। या फिर ये वेवी बॉन्ड बना दो कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्लियर नहीं दिखा रखा है बस। ठीक है। Photolysis of cyclobutanol is also stereospecific reaction. मतलब stereochemistry at C2 retained during the rearrangement to the oxocarbene. Ring expansion reaction always exhibit retention of configuration in methanol. यानी कि जब भी हमें रिंग एक्सपेंशन को शो करना है, तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन जैसे यहाँ पर ये कार्बन ले लो चाहे ये कार्बन, इसी पर तो कॉन्फ़िगरेशन हमने शो कर रखा है कि CH3 को बिलो द प्लेन, पीएच अबव द प्लेन, यहाँ पर पीएच बिलो द प्लेन और CH3 अबव द प्लेन। तो ये जो कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन है CH3 और पीएच का, ये एज इट इज रहेगा, रिटेन रहेगा, कोई चेंज नहीं होना है इसमें। तो हमें बॉन्ड को क्लीव कराना है। अब ये भी सिमेट्रिकल कीटोन है, आप कहीं से भी बॉन्ड क्लीव करा सकते हैं। ये बॉन्ड क्लीव कराया, तो एक रेडिकल यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, रिंग एक्सपेंशन दिखाना है। तो साइक्लोब्यूटेनॉन में बेटा फिर से बोल रही हूँ, ध्यान रखना कि रिंग एक्सपेंशन कराना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर से वही MeOH, तो एक बार MeOMe हमारा ऊपर से अटैक कर सकता है, एक बार हमें नीचे से अटैक करना दिखा। तो बस इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री जो रहेगी कार्बन नंबर 2 पर, वो सेम रहेगी। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 था, ये कार्बन नंबर 2, इधर भी कार्बन नंबर 2 डैश कर सकते हैं आप चाहे तो उसको। तो ये जो है रिटेन रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक, अब रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन इज also possible in those cases where hydrogen transfer process are inhibited by steric factor. Certain tricyclic ketones such as phenchone give reaction ring expansion due to steric strain in the molecule. देखो ये ट्राइसाइक्लिक कीटोन है। ठीक, फिर वही हमने क्या कराना है, हमने तो अल्फा क्लीवेज कराना है। अब अल्फा क्लीवेज देखो, यहाँ वाला ये वाला अल्फा क्लीवेज कराएंगे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, और इस यहाँ पर अगर क्लीवेज कराएंगे तो ये देख रहे हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रखा है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है, तो हम इधर की साइड से ही क्लीवेज करा रहे हैं। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। अब इसमें क्या हो सकता था, वैसे तो हमने यहाँ ले ही रखा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, लेकिन ये तो हमारा एक कह लीजिए यहाँ पर एक क्या बता रखा है इसमें कि ये ट्राइसाइक्लिक कीटोन जब भी कभी होंगे ना, तो वहां पर भी हमें MeOH की प्रेजेंस में रिंग एक्सपेंशन ही दिखाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कीटीन बनने के चांसेस नहीं है। देखो अगर कीटीन बनती तो ये वाला H जो है यहाँ से निकलता। ठीक है, ये H निकलता है, यहाँ डबल बॉन्ड आता और ये वाला H जो है यहाँ जाता। उससे क्या होता है, ये एक स्ट्रेन्ड सिस्टम बनता, और स्ट्रेन्ड सिस्टम हमें नहीं बनाना है, तो इसीलिए कीटीन यहाँ फॉर्म नहीं होगी। तो इसलिए ये कह रखा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन ट्रांसफर जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो जब हाइड्रोजन ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होता, तो फिर क्या होगा, कीटीन नहीं बनेगी, और ये हमें ऑक्सा कार्बीन ही यहाँ दिखानी पड़ेगी। और ऑक्सा कार्बीन के लिए तो आपको क्या करना है, बस ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। तो ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहाँ टूटेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा बस वो इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो इस तरह से ये रिंग बन जाएगी। और MeOH को फिर से आपने वेवी बॉन्ड हाथ दिखा दीजिए, या फिर आप एक बार OMe को ऊपर से और एक बार OMe को नीचे से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शंस जो है वो ट्राइसाइक्लिक कीटोन भी देते हैं। अच्छा, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज ये वाला एग्जांपल है, अगर ये H न्यू गैस में हो रहा है,
तो हमें क्या करना है, एच न्यू गैस के लिए हमें सबसे पहले तो इसका अल्फा क्लीवेज, और अल्फा क्लीवेज हमें दिख रहा है इधर वाले कार्बन पर एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि इधर वाले कार्बन पर दोनों एच है, तो सब्स्टिट्यूशन इधर है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्लीव करेगा। तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पर ईटी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एमईओ है। ठीक। अब नेक्स्ट क्या करना है इसमें, नेक्स्ट हमें क्योंकि गैस फेज में है तो हमें तो डीकार्बोनिलेशन दिखाना है, तो यहाँ पर सीओ निकल जाएगा। सीओ कैसे निकला है, सीओ यहाँ से ये वाला बॉन्ड भी क्लीव करे, तो अब हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारा ईटी है और यहाँ पर हमारा एमईओ है। अब उसके बाद हमें क्या दिखाना होता है इसमें, इंट्रा गैसियस फेज है तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन, दोनों जुड़ भी सकते हैं, दोनों जुड़ेंगे दोनों रेडिकल तो साइक्लाइजेशन हो जाएगा, साइक्लाइजेशन से फिर वही ट्राई साइक्लिक, सॉरी, एक थ्री मेंबर्ड रिंग बन रही है, यानी साइक्लोप्रोपेन रिंग बन रही है, तो स्ट्रेन सिस्टम है, तो माइनर प्रोडक्ट की तरह आप दिखा सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन दिखाना है, यानी ये यहाँ पर है, ये यहाँ है, इस पर हमने ये बिलो द प्लेन दिखा रखा था एमईओ, और यहाँ पर हमारा है ईटी। अब हमने हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन क्या करना है, रेडिकल से जो नेक्स्ट कार्बन होता है, तो इस रेडिकल से भी नेक्स्ट कार्बन यही है और इस रेडिकल से भी नेक्स्ट कार्बन यही, तो यहीं पर एक एच जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वो एच है ये, तो ये एच यहाँ से क्लीव होगा, ये एच यहाँ से क्लीव होगा, तो एच डॉट तो निकलेगा, ये एच डॉट निकल जाएगा और यहाँ पर एक रेडिकल आ जाएगा। अब देखो, ये रेडिकल तो इस ऊपर वाले रेडिकल के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और नीचे वाले के साथ भी बना सकता है, पर हमें क्या करना है, हमें तो स्टेबल एल्कीन बनाना है, ठीक है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी करके देखते हैं। एक बार हमने ये ऐसे बनाया, ऐसे, और ये एच जो एच निकला था ना, उस एच को हमने यहाँ जोड़ चुके हैं, ठीक है, चाहे तो आप एच जोड़ के दिखा दीजिए, एच दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये एच हमने जोड़ दिया यहाँ पर, और यहाँ पर तो हमारा एमईओ है और ये है ईटी, ठीक। और एक हम ऐसे दिखा रहे हैं कि हमने ये डबल बॉन्ड दिखा दिया, ठीक, और वो एच हमने यहाँ जोड़ दिया, एक ईटी है यहाँ पर और एक एच है, और ये हमारा एम। अब कौन सा डबल बॉन्ड जो है वो ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड बना, देखो, ये वाला डबल बॉन्ड हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पर भी एक एच है, सिर्फ एक ही एच है, और यहाँ पर हम अगर दिखाएं ये भी एक एच है और ये भी एक एच है, तो ये जो डबल बॉन्ड बना है ये ज्यादा सब्स्टिट्यूशन मोर सब्स्टिट्यूटेड नहीं बना है, तो हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड को बनाना था, इसलिए हमारी ये मेजर प्रोडक्ट की तरह बनेगा। अब यही रिएक्शन अगर हमने MeOH की प्रेजेंस में दिखाई होती, तो MeOH के केस में क्या हो जाता, यहाँ पर ये मैं यहीं दिखा देती हूँ इसको, सपोज ये MeOH की सोल्यूशन की मतलब हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रखा है, तब हम ये डबल बॉन्ड को क्लीव कराते, डबल बॉन्ड को क्लीव कराने पर एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहले से एक इलेक्ट्रॉन और आता, एक यहाँ आता, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते, जब ये दोनों बॉन्ड बनाते तो हम क्या बनाते, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से एक एस जहां पर इथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है, इथाइल से नीचे MeO ग्रुप जुड़ा हुआ है, ओ एम, फिर एक बॉन्ड है, फिर उसके बाद एक और बॉन्ड है जिस पर दो इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, और ये इस तरह से, तो हमारा ये कार्बीन बनते आते, कार्बीन बनती, और कार्बीन में फिर हमने क्या करना है, MeOH का रिएक्शन दिखानी है, तो ये आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, OMe और यहाँ H, या फिर एक बार OMe को अबव द प्लेन और एक बार OMe को बिलो द प्लेन को दिखाना है। तो ये सब रिएक्शंस जो थी आज साइक्लिक कीटोन्स की, यहाँ पर जो हमने नॉरिश टाइप फर्स्ट प्रोसेस यूज किया, देखो नॉरिश टाइप फर्स्ट प्रोसेस मैंने आपको ए साइक्लिक कीटोन में बता दिया है, साइक्लिक कीटोन्स के तीनों एग्जाम्पल ले लिए, हेक्सेनोन ले लिया, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोब्यूटेनॉल, और आपको तीनों में डिफरेंस भी बता दिया कहाँ कहाँ पर डिफरेंस आया है। तो बेटा ये सारे डिफरेंस अपने दिमाग में रखने हैं, या तो आप एक पेपर पे कहीं पर लिख लीजिए कि ए साइक्लिक में क्या हो रहा था और साइक्लिक में क्या हो रहा था, और साइक्लिक में भी इन तीनों में क्या हो रहा था। तो अगर एग्जाम में आती है नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन, तो भाई ये तो बहुत सारा हो गया आपके पास, जितना भी मैंने समझा, मेरे 3-4 वीडियो बन गए हैं इस पर, तो इतना सारा तो आप नहीं लिखेंगे, तो आपको बेटा अपने हिसाब से वहां पर आप साइक्लिक का दिखा दीजिए, चाहे ए साइक्लिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, चाहे हर किसी का एक एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करा दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल इसीलिए कराए ताकि आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, तो कंसेप्ट एक बार क्लियर रहेगा तो फिर आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और अगर आपका कहीं पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तब तो फिर आप, अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तब भी आप वो कर पाएंगे, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, नॉलेज टाइप फर्स्ट रिएक्शन जो है हमारी, ऐसा नहीं है कि इतनी सारा जो मैंने वीडियो बनाया सब तो लिख नहीं पाएंगे आप, तो अपने हिसाब से देखना है
कि हमें वहां पर साइक्लिक के बारे में लिखें या एसाइक्लिक के बारे में लिखें या सबके बारे में लिखें एक एक एग्जाम्पल के साथ, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने ये बताया कि ये नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन हो सकती है, वो खत्म होता है। और अब हम इसके बाद बीटा क्लीवेज देखेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो तीन चार टाइप की रिएक्शंस देते हैं, अल्फा क्लीवेज, बीटा क्लीवेज। तो अल्फा क्लीवेज जो था, जिसको हम नॉरिश टाइप फर्स्ट प्रोसेस बोलते हैं, वो खत्म हुआ। अब हम बीटा क्लीवेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं नॉरिश टाइप सेकंड रिएक्शन भी डिस्कस करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।